क्या आप जानते हैं, हम जो खाना खाते हैं वही हमारे शरीर की एनर्जी बनता है। लेकिन सिर्फ पेट भरना ही काफ़ी नहीं है। शरीर को सही न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, हर न्यूट्रिएंट का अपना अलग काम होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर शरीर को सही न्यूट्रिशन ना मिले तो क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, बैलेंस डाइट आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप एसएससी, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू ऑल एग्जाम प्रेप, जहां आपको मिलती है हर एग्जाम की पूरी तैयारी आसान भाषा में। तो चलिए बिना समय गवाए समझते हैं हेल्दी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन को, न्यूट्रिशन। तो अब हम स्लाइड नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। न्यूट्रिशन या पोषण की जो पूरी कहानी है ना, वो मतलब हमारी प्लेट से नहीं बल्कि सूरज से शुरू होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। हाँ, एकदम सही बात है। अब इंसान तो सीधे धूप खा नहीं सकते हैं ना। हाँ, तो यहीं पर पौधे आते हैं जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रोफ्स का सीधा मतलब है जो अपना पोषण खुद तैयार कर सकें। हाँ, मतलब पौधे धूप को पकड़ते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए उस धूप को भोजन में बदल देते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे हम इंसान और बाकी जानवर। हमारी संरचना ऐसी है कि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हमें अपनी ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। एक मिनट, अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? मतलब अगर कोई जीव पूरी तरह मांसाहारी है तो वो पौधों पर कैसे निर्भर है? ये बहुत ही आम उलझन है। देखिए, मान लीजिए कोई मांसाहारी जीव एक हिरण का शिकार कर रहा है, तो उस हिरण के शरीर में जो ऊर्जा आई वो कहाँ से आई? वो तो उस घास और पत्तियों से आई ना जो हिरण ने खाई थी। हाँ, ये तो है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जरिए वो खाना टूटकर हमें असल ऊर्जा देता है। मतलब घुमा फिराकर हम जो भी खा रहे हैं वो असल में सूरज की ही ऊर्जा है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें पौधों में पोषण की बात है। पौधे हवा से खाना कैसे बना लेते हैं? ये काफी दिलचस्प है। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें 4 मुख्य चीजों की जरूरत होती है। हवा से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जड़ों के जरिए वो मिट्टी से पानी खींच लेते हैं, ऊपर से सूर्य का प्रकाश मिल जाता है और पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है। अच्छा, जो हरा पिगमेंट होता है। हाँ बिल्कुल, क्लोरोफिल एक तरह से सोलर पैनल का काम करता है। जब ये चारों मिलते हैं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और ग्लूकोज बनता है और इसी से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जिसके बिना हमारा सांस लेना संभव नहीं है। लेकिन अगर हर पौधा अपना खाना ऐसे ही बना सकता है तो फिर कुछ पौधे कीड़े क्यों खाते हैं? आप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे वो वीनस फ्लाई ट्रैप या पिचर प्लांट। अगर ये धूप से खाना बना सकते हैं तो इन्हें कीड़े पकड़ने की क्या जरूरत है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। दरअसल ये पौधे भी अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से ही बनाते हैं, लेकिन जिस दलदली मिट्टी में ये उगते हैं ना, वहाँ अक्सर नाइट्रोजन की भारी कमी होती है। अच्छा। और बिना नाइट्रोजन के शरीर का विकास या प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता। पिचर प्लांट एक कलश जैसा होता है। जब कोई कीड़ा उसमें गिरता है तो पौधा उसे पचाकर उसका नाइट्रोजन सोख लेता है। मतलब ये ऐसा हुआ कि कोई इंसान रोज घर का सादा खाना खा रहा है लेकिन प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए बाहर से प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहा है। एकदम सटीक उदाहरण है। घर का खाना कार्बोहाइड्रेट है और कीड़े वो जरूरी प्रोटीन सप्लीमेंट है। क्या बात है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। हेटेरोट्रॉफिक पोषण के प्रकार, मतलब जो दूसरों पर निर्भर हैं। क्या वो सब एक ही तरीके से खाना खाते हैं? नहीं, इन्हें मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला है होलोजोइक। होलोजोइक। हाँ, इसमें जीव पहले पूरा का पूरा भोजन अपने शरीर के अंदर लेता है और फिर उसे पचाता है। हम इंसान इसी श्रेणी में आते हैं। और अमीबा भी। और बाकी 3 कौन से हैं? दूसरा है पैरासिटिक या परजीवी। ये वो हैं जो किसी दूसरे जीव को बिना मारे उस पर रहकर अपना पोषण चूसते हैं, जैसे सिर में पनपने वाली जूं या पेड़ों पर लिपटी अमरबेल। हाँ, अमरबेल तो पूरा पेड़ ही सुखा देती है। बिल्कुल। तीसरा प्रकार है सैप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी, जो सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा लेते हैं, जैसे बारिश में उगने वाला मशरूम या ब्रेड पर लगने वाली फफूंद। अच्छा, ब्रेड मोल्ड। हाँ। और चौथा है सिम्बायोटिक यानी सहजीवी। यहाँ 2 जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। परजीवी और सहजीवी सुनने में थोड़े एक जैसे लगते हैं। दोनों में 2 जीव साथ रह रहे हैं। लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। परजीवी तो सिर्फ नुकसान करके अपना पेट भरता है,
जबकि सहजीवी रिश्ते में दोनों का फायदा है। जैसे कि जैसे लाइकेन में शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। ये दो ऐसे रूममेट्स की तरह हैं जो खर्चे बांट रहे हैं। कवक रहने की सुरक्षित जगह देता है और शैवाल खाना बनाता है। ये रूममेट वाली व्यवस्था वाकई कमाल की है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, पाचन की प्रक्रिया। इंसान और अमीबा दोनों होलोजोइक हैं, लेकिन इंसान का शरीर इतना जटिल है और अमीबा सिर्फ एक कोशिका का है। हाँ, लेकिन फिर भी दोनों में पाचन के 5 बुनियादी कदम बिल्कुल एक जैसे हैं। वो 5 कदम कौन से हैं? पहला है इंजेशन, यानी अंतर्ग्रहण, भोजन अंदर लेना। दूसरा है डाइजेशन, जटिल भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तीसरा है अब्जॉर्प्शन या अवशोषण। चौथा है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। और पांचवा है इजेशन, निष्कासन। इंसान तो हाथ से खाना मुंह में डालता है, अमीबा कैसे करता है? अमीबा अपने शरीर से उंगली जैसे आकार निकालता है, जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं। उससे वो भोजन को घेरकर अंदर खींच लेता है। लेकिन अवशोषण और स्वांगीकरण सुनने में एक जैसे लगते हैं, इनमें क्या अंतर है? अवशोषण का मतलब है पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का खून में मिल जाना, लेकिन खून तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना। हाँ, बिल्कुल। स्वांगीकरण वो कदम है जहां खून उन तत्वों को करोड़ों कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कोशिकाएं असल में उस ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं। मतलब ये ऑनलाइन शॉपिंग जैसा है। पैकेज घर आना हो गया अंतर्ग्रहण, उसे खोलना हो गया पाचन, सामान को इस्तेमाल के लिए रखना अवशोषण या स्वांगीकरण, और खाली डिब्बे को फेंक देना हो गया निष्कासन। एकदम सही। इससे पूरी प्रक्रिया आसानी से समझ आ जाती है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिएंट्स का संतुलन। अगर हम इसे एक तराजू माने तो इसमें 2 पलड़े हैं। बिल्कुल, एक पलड़े में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और दूसरे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो यानी जिनकी जरूरत ज्यादा मात्रा में, मतलब ग्राम में होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और पानी। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत बहुत कम मात्रा में, मिलीग्राम में होती है। इनमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं। एक उलझन है, अगर कोई चीज बहुत कम मात्रा में चाहिए तो क्या वो कम जरूरी है? क्या हम सिर्फ मैक्रो खाकर काम नहीं चला सकते? अरे नहीं, ऐसा करना बहुत भारी पड़ सकता है। कम मात्रा का मतलब कम अहमियत नहीं है। इसे घर बनाने से समझिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ईंट और सीमेंट की तरह हैं, जो बहुत ज्यादा चाहिए। हाँ, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दरवाजे के छोटे कब्जों की तरह है। कब्जे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनके बिना दरवाजा खुलेगा कैसे? सही बात है, बिना कब्जे के तो घर एक बंद डब्बा बन जाएगा। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, भोजन के कार्य के आधार पर 3 प्रकार। हाँ, शरीर को सही से चलाने के लिए भोजन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, ऊर्जा देने वाला भोजन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। दूसरा, शरीर निर्माण करने वाला प्रोटीन। और तीसरा, सुरक्षा देने वाला भोजन, विटामिन और खनिज। मतलब अगर गाड़ी से तुलना करें तो कार्बोहाइड्रेट गाड़ी का पेट्रोल है, प्रोटीन वो मैकेनिक है जो टूट फूट ठीक करता है, और विटामिन गाड़ी का बेहतरीन इंश्योरेंस प्लान है जो बाहरी नुकसान से बचाता है। बहुत ही बढ़िया तुलना है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का विज्ञान। इसमें वो लेगो ब्लॉक्स वाला उदाहरण है। हाँ, ये बहुत आसान कर देता है चीजों को। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड होते हैं। ये एक अकेले लेगो ब्लॉक की तरह हैं, या अंग्रेजी के एक सिंगल अक्षर की तरह। जैसे ग्लूकोज। बिल्कुल, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। शरीर इन्हें तुरंत सोख लेता है। फिर डाइसैकेराइड होते हैं जो 2 ब्लॉक्स को जोड़कर बनते हैं, जैसे अक्षरों से एक शब्द बनता है। सुक्रोज और लैक्टोज इसके उदाहरण हैं। और जब बहुत सारे ब्लॉक्स जुड़ जाएं तो पॉलीसैकेराइड बनता है, जैसे शब्दों से पूरा वाक्य बनता है। स्टार्च और सेल्यूलोज इसी में आते हैं। तो मतलब जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो शरीर उस जटिल चेन को काट काट कर अंत में सिंगल ब्लॉक यानी ग्लूकोज ही बनाता है। एकदम सही, क्योंकि कोशिकाएं सिर्फ ग्लूकोज को ही सोखना जानती हैं। फ्रुक्टोज फलों में मिलने वाली सबसे मीठी शर्करा है और सेल्यूलोज पौधों का मजबूत ढांचा है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स वर्सेस फैट्स। दोनों ही ऊर्जा देते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लेकिन 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दुगने से भी ज्यादा। तो एक बात बताइए, जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसे फैट वाली चीजें क्यों नहीं खिलाते?
उसे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए ना। यही तो कैच है। फैट में ऊर्जा ज्यादा है, लेकिन वो संग्रहित ऊर्जा है। उसे पचाने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, और बीमार आदमी का पाचन तंत्र तो पहले ही कमजोर होता है। बिल्कुल, इसीलिए उसे सीधे ग्लूकोज की ड्रिप दी जाती है। वो सिंगल लेगो ब्लॉक है, तुरंत खून में जाकर इंस्टेंट एनर्जी देता है। फैट तो उपवास के समय काम आता है, जब बाहर से खाना नहीं मिलता। समझ गया। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, विटामिन जल और वसा में घुलनशील। विटामिन को 2 बीकर्स में रखा जाता है। कुछ पानी में घुलते हैं, कुछ वसा में। जल में घुलने वालों के लिए एक ट्रिक है, WBC। W से वाटर और B और C विटामिन। हाँ, ये शरीर में जमा नहीं होते, यूरिन से निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें रोज लेना पड़ता है। और वसा में घुलने वाले? उनकी ट्रिक है कीड़ा, KEDA। ये विटामिन हमारे शरीर के फैट में जमा हो जाते हैं। मतलब जल वाले विटामिन रोज की दिहाड़ी की तरह हैं, जिन्हें हर दिन कमाना पड़ता है, और वसा वाले विटामिन फिक्स डिपॉजिट की तरह हैं, जो लंबे समय तक काम आते हैं। एकदम सटीक। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन की कमियां। अगर KEDA की कमी हो जाए तो क्या होगा? विटामिन A यानी रेटिनॉल की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन D की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसे रिकेट्स कहते हैं। और विटामिन E? आजकल क्रीम्स में इसका बहुत नाम है। हाँ, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसकी कमी से बांझपन या इनफर्टिलिटी हो सकती है। और आखिरी है विटामिन K। इसका क्या काम है? ये इमरजेंसी टीम है। चोट लगने पर खून का थक्का यही जमाता है। इसकी कमी हो तो खून बहना रुकेगा ही नहीं। ये तो बहुत खतरनाक है। विटामिन A के लिए गाजर और D के लिए धूप सबसे बढ़िया है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन C या स्कॉर्बिक एसिड की कमी से मसूड़ों से खून आता है, जिसे स्कर्वी कहते हैं। हाँ, खट्टे फल या आंवला इसके लिए अच्छे हैं। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स? B1 से बेरी होता है, B2 से किलोसिस यानी होठ कटना, B3 से पेलाग्रा होता है, B5 से पैरों में जलन होती है। और बालों का झड़ना? वो B7 यानी बायोटिन की कमी से होता है। इसीलिए बालों के लिए बायोटिन सप्लीमेंट्स लेते हैं। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, मिनरल्स की एनाटॉमिकल मैपिंग। खनिज बहुत जरूरी हैं। गले की थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन चाहिए, वरना घेंगा रोग हो जाएगा। हड्डियों के लिए कैल्शियम? हाँ, और रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए आयरन चाहिए। लेकिन एक और बहुत जरूरी खनिज है पोटेशियम। इसका क्या काम है? ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। दिमाग से जो भी सिग्नल शरीर में जाते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह नसों में दौड़ते हैं। तो मतलब जैसे तांबे की तार बिजली पास करती है, वैसे ही नसों में सिग्नल दौड़ाने के लिए पोटेशियम चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए तो खिलाड़ी बीच बीच में केला खाते हैं, क्योंकि उसमें भरपूर पोटेशियम होता है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। क्या कोई ऐसा आहार है जिसमें ये सब एक साथ मिल जाए? हाँ, दूध को संपूर्ण संतुलित आहार कहते हैं। इसमें विटामिन A, D, B2 सब है, कैल्शियम है। प्रोटीन भी है? हाँ, केसीन नाम का प्रोटीन, और ऊर्जा के लिए लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट। मतलब दूध एक सुपर कॉम्बो मील है, इसीलिए तो छोटे बच्चे सिर्फ दूध पीकर इतने बड़े हो जाते हैं। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 14 को डिस्कस करेंगे, पोषण का पूरा माइंड मैप और अगला चैप्टर। तो आज हमने समझा कि ऊर्जा सूरज से शुरू होती है, फिर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ ईंधन था। मतलब गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डालना है ये हमने जान लिया। हाँ, लेकिन ये ईंधन शरीर के अंदर पचता कैसे है, ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। बिल्कुल, अगले हिस्से में हम गाड़ी का इंजन खोलकर देखेंगे। लेकिन एक रहस्यमयी सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। हम दाल रोटी एक साथ खाते हैं, हमारा शरीर बिना कोई बटन दबाए ये कैसे तय करता है कि रोटी में से कार्बोहाइड्रेट और दाल में से प्रोटीन अलग करना है? शरीर की इस छटाई की कला पर जरूर सोचिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऑल एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां मिलती है हर एग्जाम की पूरी तैयारी एक ही जगह। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग।